हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। हम लोग यहाँ घटना चक्र की करंट अफेयर मैगज़ीन कवर करने वाले हैं। ये इंग्लिश एडिशन होगी और ये नवंबर मंथ का मैगज़ीन है। और जो पहला सेगमेंट लेंगे हम वो है नेशनल। और जो पहली न्यूज़ है इसके अंदर है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। The Global Hunger Index is an annual publication that was started in 2006 by Wellthunger Heife and the International Food Policy Research Institute। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको पब्लिश किया है वो है वेल्थुंगर हीफे एंड द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो इसमें इंडिया को स्कोर मिला है वो है 29.1। और इस पॉइंट के बेसिस पे इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो इंडिया का है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, जो कि कितना है पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एट 19.3% है। तो इसमें टोटल कंट्रीज़ थी वो थी 121। इंडिया के रैंक है इस साल यानी कि 22 में 107। 21 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 101। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डेटा, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो डाउन हुई है प्रीवियस ईयर से, तो इसको याद रखना होगा। और जो टॉप पे जो कंट्री है वो है बेलारूस, और जो लास्ट रैंकिंग जिस कंट्री की है यानी कि 121 वो है यमन। जीएचआई इंडेक्स जो के लिए जो पैरामीटर्स यूज़ किए गए थे वो है 4 थे। वो थे अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। और आगे देखते हैं। यहाँ ये डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो है क्या। जैसे कि अंडर नरिशमेंट है, इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, यानी कि उस हर एज ग्रुप के लिए जो कैलोरिक इनटेक डिफाइन है, अगर उससे कम बच्चे को मिल रहा है इसका मतलब है द चाइल्ड इज़ अंडर नरिश्ड। और सेकंड है चाइल्ड स्टंटिंग। ये इसमें है कि लो हाइट फॉर एज के अकॉर्डिंग हाइट बच्चे की कम है। जो एज ग्रुप रखा गया था वो था अप टू एज ऑफ 5 साल के बच्चों के लिए था। और इसमें भी नरिशमेंट कम है, इसलिए बच्चे का हाइट कम है, एज के उस एज पे जितना होना चाहिए उससे कम है। और थर्ड है चाइल्ड बस्टिंग, यानी कि लो वेट फॉर हाइट, चाइल्ड मोर्टेलिटी इज डेथ रेट। और जो एज ग्रुप था वो अप टू एज ऑफ 5। जीएचआई कैटेगरीज एंड रैंक कंट्रीज ऑन 100 पॉइंट स्केल, तो वही था कि 100 पॉइंट स्केल पे रैंक किया गया था। इंडिया को जो पॉइंट मिला था वो 29.1 था। और इस पॉइंट के बेसिस पे इंडिया की कैटेगरी थी सीरियस, और सीरियस कैटेगरी में और 44 कंट्रीज रखी गई थी। और यहाँ एक डेटा दिया है कि एज मैनी एज 828 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड इन 2021। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्कीम थी पीएम डिवाइन, ठीक है, उसके बारे में है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, वो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस स्कीम का जो एम था वो था रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द फेल्ड नीड ऑफ द स्टेट। तो इसका एम क्या था, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, जिसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना है और सोशल डेवलपमेंट भी होना है। इसके की फैक्ट देखते हैं। अप्रूव किसने किया था, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-23। और टेन्योर क्या था, द रिमेनिंग 4 years ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन फ्रॉम 2022-23 टू 2025-26। यानी कि ये याद रखना है कब तक के लिए है, 2025-26 तक के लिए ये प्रोजेक्ट है। किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पब्लिक एजेंसीज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों डेवलपमेंट होना है। इसके लिए जो बजट था वो कितना है, 6,600 करोड़ रुपीज़, और जो फंडिंग होगी वो 100% सेंट्रल फंडिंग होगी।
और इट विल नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, यानी कि ये बाकी जो स्कीम चल रही हैं उसके साथ पैरेलल रन करेगा, कोई प्रीवियस स्कीम को नहीं इसमें है कि उसको हटा के ये वाली स्कीम डाली गई है। तो पहले जो स्कीम चल रही थी वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। और क्या है, नेक्स्ट है महाकाल लोक प्रोजेक्ट। Recently, the Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated phase 1 of the Mahakal Lok project to the nation at Sri Mahakal Lok in Ujjain, मध्य प्रदेश। तो अभी ये फेज़ 1 है, 2 फेजेस में होना है लॉन्च। तो ये फेज़ 1 लॉन्च हुआ है महाकाल लोक प्रोजेक्ट का। ये टेम्पल कहाँ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किसने इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया। और इसके हाईलाइट्स देखते हैं। Phase 1 of the Mahakal Lok project will help in enriching the experience of pilgrims visiting the Mahakaleshwar temple by providing them with world-class modern amenities. The total cost of the entire project is around rupees 850 crores. और इसमें करेंगे क्या? Decongest the entire area and also puts a special emphasis on the conservation and restoration of heritage structure. तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल हैं या जो बड़े मंदिर हैं जहाँ हमेशा पिलग्रिम्स जाते रहते हैं, तो उस एरिया का डेवलपमेंट करना है जिससे वहाँ जाने वाले यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो और एक रिलीजियस टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले। तो इन जगहों पर, इन बड़े तीर्थ स्थलों पे ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जहाँ लोग आ जा सकें और उनको भी अच्छा लगे, वो यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ से टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, तो मतलब रेवेन्यू भी आए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें करेंगे क्या? द महाकाल पाथ बनाएंगे और द महाकाल पाथ कंटेन 108 स्तंभ्स विच डिपिक्ट आनंद तांडव स्वरूप ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये टेम्पल है, ये सब पता ही होगा कि ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या करेंगे ये पॉइंट में है। द एरिया ऑफ प्लाजा इज स्प्रेड ओवर 2.5 हेक्टेयर्स एंड इज सराउंडेड बाई अ लोटस पॉन्ड विच कंटेन्स दिस स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा अलॉन्ग विद वाटर फाउंटेन्स। द महाकाल कॉरिडोर इज 4 times द साइज ऑफ द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका डेवलपमेंट अभी किया गया था। द महाकाल, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ महाकालेश्वर। महाकालेश्वर विच मीन्स द लॉर्ड शिवा ऑफ टाइम रिफर्स टू लॉर्ड शिवा। और ये, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटली लोकेटेड अलॉन्ग साइड द होली रिवर ऑफ शिप्रा। तो ये शिप्रा नदी के किनारे है, या शिप्रा बोल सकते हैं। शिप्रा नदी के किनारे है ये महाकालेश्वर। और उज्जैन इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा कंसिडर्ड इन द मोस्ट सैक्रेड अबोर्ड्स ऑफ लॉर्ड शिवा। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? टोटल 12 हैं, उसमें से एक महाकालेश्वर भी है। और बाकी और देखते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो अभी हम बात करते थे जिसके बारे में, ये है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खरद्वा मध्य प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री शैलम आंध्र प्रदेश। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग पार्ली महाराष्ट्र। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुकावनम गुजरात में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में है। भीमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु में है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। काशी विद्यापीठ ज्योतिर्लिंग वाराणसी यूपी में है। अब नेक्स्ट है न्यूज़। 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Recently, the Union Minister of Power and New and Renewable Energy has inaugurated the 5th Assembly of the International Solar Alliance. तो किसने इनाग्रेट किया था? श्री राज कुमार सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली, इंडिया में किया गया था। और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द असेंबली इज़ द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ISA in which each member country is represented. The body makes decision concerning the implementation of the ISA's framework agreement and coordinated action to be taken to achieve its objective. The assembly meets annually at the ministerial level at the ISA seat. It assesses the aggregate effect of the program
and other activities in terms of deployment of solar energy, performance, reliability, cost and scale of the finance. इसके highlights देखते हैं. India and France re-elected president and co-president of ISS assembly for a period of 2 years. President कौन है? India and co-president France. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. Minister from 20 countries and delegates from across 110 members and signatory countries jointly joined the inaugurated ceremony of the 5th ISA assembly. टोटल कितनी कंट्रीज इसके मेंबर है? 110. और जो इसका 5th असेंबली था वो 3 क्रिटिकल इश्यूज पे था एनर्जी के. वो था एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन. और नेक्स्ट था इसका कि द ISA असेंबली approved the solar facility, a payment guarantee mechanism which is expected to stimulate investment into solar through 2 financial components, solar payment guarantee fund and second is solar insurance fund. अब इसमें ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है. यहाँ पे ये मेंशन है कि 100 मेंबर्स. The International Solar Alliance is an international organization with 110 members and signatory countries. तो ISA's mission is to unlock $1 trillion of investment in solar by 2023. तो ये पॉइंट याद रखने है कि इसका मिशन क्या है. 2023 मतलब 2030 तक $1 trillion का इन्वेस्टमेंट है ISA का मिशन. ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन है. ओके. With the signing and ratification of the ISA 3 framework agreement by 15 countries on 6 December 2017, ISA became the first international intergovernment organization to be headquartered in India. ISA का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, इंडिया में. गुड़गांव अब गुरुग्राम है. नेक्स्ट देखते हैं. 2 more इंडियन बीचेस गेट ब्लू फ्लैग टैग. इंडिया के 2 और बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग मिला है. ये 2 कौन सी हैं? एक तो है मिनिकॉय थुंडी बीच, दूसरा है कदमत बीच. और दोनों कहाँ लोकेशन कहाँ है? ये लक्षद्वीप में. और दिस टेक्स द नंबर ऑफ बीचेस सर्टिफाइड अंडर द ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन टू 12. तो टोटल 12 जो बीचेस हैं इंडिया की उनको ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है. अभी रिसेंटली जो 2 को मिला है वो कौन है? मिनिकॉय थुंडी और सेकंड है कदमत बीच. और दोनों कहाँ लोकेटेड है? दोनों लक्षद्वीप में लोकेटेड है. और ये देता कौन है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. क्या है ब्लू फ्लैग टैग? द ब्लू फ्लैग टैग is a voluntary tag given to environment friendly and clean beaches with hygienic facilities. The tag is a part of an ecotourism model that promotes sustainability in the tourism sector through environmental awareness, protection and sustainable development practices. मतलब कि environment friendly भी होना चाहिए, वहाँ proper hygiene होना चाहिए. जो beaches हैं उनको, और जिसे इको टूरिज़म मॉडल पे वो बीचेस बेस्ड होने चाहिए. और एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर बीचेस फाउंडेशन हैज़ आइडेंटिफाइड अ सीरीज ऑफ 33 क्राइटेरियाज. दे आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज. पहला क्या है? वाटर क्वालिटीज़. ब्लू फ्लैग टैग शुड हैव एक्सीलेंट बाथिंग वाटर क्वालिटी फॉर which regular sampling and testing needs to be carried out. Second क्या है? environmental education information. वहाँ एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें ब्लू फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो उन बीचेस पे. थर्ड क्या है? environmental management होना चाहिए वहाँ पे. As a general rule, blue flag accreditation is only given to sites that can manage visitors and host recreational activities without causing damage to the environment. वहाँ जो विजिटर्स आएँ वो मैनेज भी हों और प्लस इन्वायरमेंट को कोई डैमेज भी ना हो पाए. फोर्थ है सेफ्टी एंड सर्विसेज. अ ब्लू फ्लैग बीच विद अ हाई नंबर ऑफ विजिटर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेट्रोल्ड बाय क्वालिफाइड एंड ईजिली रिकॉग्निजेबल
लाइफ गार्ड्स। वहाँ जो विज़िटर जा रहे हैं उनकी सेफ्टी का प्रबंध होना चाहिए, लाइफ गार्ड्स होने चाहिए और वो पता ईज़िली रिकॉग्निजेबल भी होना चाहिए। तो बेसिकली जो की फैक्ट यहाँ याद करने के लिए है कि टोटल अब कितनी कंट्रीज़ हो चुके हैं, सॉरी बीचेस हो चुके हैं, वो हैं 12 और इंडिया से 2 जो नई बीचेस को ये टैग मिला है वो है मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच, और ये दोनों कहाँ हैं? लक्षद्वीप में। तो ये 2 नाम आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो इंडिया के जो 12 बीचेस हैं उनको एक मैप के थ्रू यहाँ बताया गया है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, अब देखते हैं एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, युवा 2.0। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। आइए देखते हैं इसके बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has emphasized on the empowerment of the young minds and creating a learning ecosystem that can make the young readers, learners ready for leadership roles in the future world. India is considered to be a young country because 66% of its total population are young. ये याद रखने के लिए है कि इंडिया में यंग कंट्री के रूप में जानते हैं क्योंकि इसकी 66% पॉपुलेशन है जो कि यंग कैटेगरी में आती है। और इस युवा जो स्कीम है युवा 2.0, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यहाँ पे फर्स्ट एडिशन ऑफ PM युवा हैज़ लॉन्च्ड इन 2021। ओके, तो अभी जो युवा 2.0 लॉन्च किया गया है वो 2 अक्टूबर 2022 को, और जो फर्स्ट एडिशन था वो लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया है? जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, अब इसके हाइलाइट्स क्या हैं? इट इज़ एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन यंग एंड बिल्डिंग ऑथर्स। कितने एज तक के ऑथर्स को? तो बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। इट एम्स टू प्रोमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग ग्लोबली। तो बेसिकली इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। जो इसका फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था वो 2021 में, अभी 2.2 2022 में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने। जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं? द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये युवा 2.0 पार्ट है India@75 प्रोजेक्ट, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये युवा 2.0 उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। और द थीम, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। द थीम ऑफ PM युवा 2.0 इज़ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसका थीम याद रखिएगा। और ये पूछ सकता है कि युवा 2.0 किस से रिलेटेड है? तो ये ऑथर से रिलेटेड है बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। Significance of the scheme will help to develop a stream of writers who can write on various facets of democracy in India, encompassing the past, present and future। तो थीम इसका था ही डेमोक्रेसी, तो इसका सिग्निफिकेंस भी उसी से रिलेटेड है। इन व्यू ऑफ द, ये एक फैक्ट है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट आवर कंट्री इज रैंक थर्ड इन द एरिना ऑफ बुक पब्लिशिंग। जल्दीपुर यात्रा, एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेज अलॉन्ग द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज, कहाँ पे हेल्ड किया गया? इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाइलाइट्स क्या थे? It aims to reconnect and re-establish communications between countries of the Indian Ocean world, which would lead to an enhanced understanding of cultural values and concern. At the micro level, the focus is on understanding national culture
in their regional maritime milieu. Or about Project Museum was launched on June 2020, 2014 at the 38th World Heritage Session at Doha, कतर। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है। जो ये प्रोजेक्ट म्यूज़ियम कब लॉन्च किया गया था, ईयर 2014 में। कहाँ लॉन्च किया गया था, 38th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन एट दोहा, कतर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये किस प्रोजेक्ट म्यूज़ियम इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट, जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये पूछ सकता है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने हर बार इसको प्रोजेक्ट म्यूज़ियम पढ़ा है, जबकि ये प्रोजेक्ट मौसम है। आई एम वेरी सॉरी। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। ये है क्या, प्रोजेक्ट मौसम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम, it is an attempt to understand the monsoon winds and other climatic factors and the way in which these natural elements impacted at different periods of history. The Archaeological Survey of India has organized a two-day national conference on Project Mausam at India Habitat Center, New Delhi. तो इसमें याद रखने के लिए पॉइंट क्या है कि ये किसने हेल्ड किया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। थीम क्या था, जल्दीपुर यात्रा, एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेज अलॉन्ग द इंडियन ओशन। जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका हाइलाइट्स क्या है, इट एम्स टू रिकनेक्ट एंड री एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन वर्ल्ड, विच वुड लीड टू एन इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड कंसर्न। ये कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट मौसम, ये लॉन्च किया गया था ईयर 2014 में। कहाँ किया गया था, दोहा, कतर में। और सेशन कौन सा था, 38th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन एट दोहा, कतर। ओके, प्रोजेक्ट मौसम एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉलेज and manipulation of the monsoon winds has shaped interaction across the Indian Ocean and led to the spread of shared knowledge system, tradition, technology. नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम। कब हेल्ड किया गया ये स्कीम, अक्टूबर 19, 2022। कहाँ, विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एजेंडा क्या था, एजेंडा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस scheme at pan-India level for developing the tourist specific policing. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइलाइट्स थे, इट एम टू ब्रिंग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट union territories administration on the same platform so that they may work together in close coordination with the state UT police department and sensitize them about the specific requirements of the foreign and domestic tourists for effective implementation of uniform tourist police scheme at pan India level. स्कीम में क्या करेंगे, अंडर द स्कीम अ पूल ऑफ ट्रेंड पुलिसमैन वुड बी मेड अवेलेबल टू रेंडर पुलिसिंग सर्विसेज टू द टूरिस्ट्स एंड वुड कंट्रोल द क्राइम्स एट द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पूल क्रिएट किया जाएगा ट्रेंड पुलिसमैन का, जो कि वहाँ जो जाने वाले डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जो कि हमारे यहाँ ऐसा सुनने में आता है कि क्राइम्स हो जाते हैं, स्पेशली जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ, जिसमें हमारी इमेज भी ख़राब होती है। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि इसको रोका जाए। यहाँ एक डेटा भी दिया हुआ है, द हाईएस्ट इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट फॉरेन टूरिस्ट्स वे रिपोर्टेड इन दिल्ली
which accounts for about 35% of total cases reported in the country. और उसके बाद अब बाकी की और स्टेट्स हैं गोवा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार एंड कर्नाटका। और सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो थेफ्ट के। तो इसको रोकने के लिए नेशनल ये टूरिस्ट पुलिस स्कीम ज़रूरी है। और इसमें ट्रेन पुलिसमैन होंगे जो आने वाले टूरिस्ट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेनर्स हों, उनके अगेंस्ट वो क्राइम को रोकेंगे। अब देखते हैं 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो। ये कब होना है? अक्टूबर 18 2022 सॉरी 18 से 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। ये लोकेशन अधिकतर पूछी जाती है कि डिफेंस एक्सपो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो किया गया गांधीनगर, गुजरात में। किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ टू प्राइड। 11th कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस साल गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 इज इन लाइन विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एंड अचीव एक्सपोर्ट ऑफ $5 billion by year 2025. For the first time, the event has been organized in a 4-venue format. It is the first ever edition exclusively for Indian companies. तो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस चाहिए, हम खुद पर डिपेंडेंट हो पाएँ। और इसका जो लक्ष्य है, जो कौन सा ईयर है, तो 2025 है। और कितने का एक्सपोर्ट टारगेट है हमारा 2025 तक? तो वो है $5 billion का। कितने कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था डिफेंस एक्सपो में? वो था 75। और रक्षा मंत्री अवार्ड इस बार फर्स्ट टाइम इस एक्सपो में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पहली बार जो अवार्ड दिया गया था वो था रक्षा मंत्री अवार्ड। और फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैव बीन इन्वाइटेड टू सेट अप पवेलियंस एट द इवेंट। The second edition of the India-Africa Defence Dialogue was held on the sideline of Defence Expo 2022 in the Gandhinagar, Gujarat on October 18, 2022। तो ये भी याद रखना है कि गांधीनगर में ही इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी ऑर्गेनाइज किया गया। उसके साथ ही इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया गया है, वो भी गांधीनगर में किया गया है। और तो उसके साथ दो और कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं? वो हैं इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग और इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतदाता जंक्शन। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर वोटर अवेयरनेस। तो किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और कहाँ किया? आकाशवाणी रंग भवन, न्यू दिल्ली में किया गया। इसके हाइलाइट्स देखते हैं। इसमें ये 52 एपिसोड का रेडियो सीरीज़ होगा, जो प्रोग्राम मतदाता जंक्शन है। और बेसिकली ये प्रोग्राम वोटर्स के लिए है। तो इसमें करेंगे क्या? interactive messages aimed at encouraging eligible citizen and especially the young and first time voters to vote and make an informed decision during the election, जिससे कि नए वोटर्स को हेल्प मिल सके और वो मोटिवेट हो सके वोटिंग के लिए। इसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड पंकज त्रिपाठी एज नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके आइकन कौन बन रहे हैं? पंकज त्रिपाठी बन रहे हैं, ये याद रखना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। कौन कौन से इलेक्शंस को ये हेल्ड कराता है ऑर्गेनाइजेशन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये है इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट एशियन
India Startup Festival 2022. Recently, Dr. Srivari Chandrasekhar, Secretary Department of the Science and Technology, inaugurated the first Asian India Startup Festival in Bogor, Indonesia. तो लोकेशन याद करनी चाहिए, किसने कहाँ पे किया गया, बोगोर इंडोनेशिया में। किसने इसको इनाग्रेट किया, तो क्या डॉक्टर शिवरी चंद्रशेखर, जो कि हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Hosted by the ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation in partnership with the Indian Department of Science and Technology through the National Research and Innovation Agency of Indonesia and Startup Incubation and Innovation Center IIT कानपुर। तो ये जितने जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं ये याद रखना पड़ेगा हमें। और हाइलाइट्स आइए देखते हैं इसके बारे में। ASEAN India Startup Festival is a flagship initiative that aims to strengthen cooperation and collaboration in science, technology, and innovation. It is between the ASEAN member state and India as highlighted in the Plan of Action for the ASEAN India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एशियान जयंत खोब्रागडे, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, pointed out that India has emerged as the third largest ecosystem for startup globally with over 77,000 recognized startup across the country. ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये एक डेटा दिया है। एज ऑन सितंबर 2022 इंडिया इज़ होम टू 107 यूनिकॉर्न्स with a total value of 340 billion US dollars। तो कितने यूनिकॉर्न कंपनीज थे सितंबर 2022 तक? 107। इसमें एशियान के बारे में फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और एशियान वॉज एस्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। और ईयर कौन सा था? 1967। मेंबर्स कितने हैं? वो है 10। और बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से मेंबर हैं। ये न्यूज़ आई थिंक यहाँ कंप्लीट होती है। और लास्ट नेशनल न्यूज़ का ये सेक्शन है, इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। Recently, Union Minister for Railway has launched India's first aluminium freight rake। तो अब इसके फैक्ट्स क्या हैं? लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक कहाँ लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन एंड द रेक्स डेस्टिनेशन इज़ बिलासपुर। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने। इसके हाइलाइट्स क्या हैं? सॉरी, लास्ट पॉइंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, चलिए इस न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं, जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक की हाईलाइट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 BOBRNALHSM is fully designed and developed indigenously in collaboration with RDSO Hindalco and बेस्को वैगन। किसने डेवलप किया गया था? RDSO हिंडाल्को और बेस्को वैगन ने। फीचर्स क्या हैं? फुली लॉक बॉटल कंस्ट्रक्शन विद नो वेल्डिंग ऑन सुपर स्ट्रक्चर। द टेयर इज 3.25 टन लोअर दैन द नॉर्मल स्टील रेक्स। 180 टन एक्स्ट्रा कैरिंग कैपेसिटी रिजल्टिंग इन हायर थ्रूपुट पर वैगन, हायर पेलोड। और तो इसमें याद करने के लिए बस पॉइंट यही है कि ये लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे द्वारा। कहाँ लॉन्च किया गया? बिलासपुर में। और बाकी और तो इसमें ऐसा कुछ फैक्ट है नहीं। लास्ट पॉइंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू डिवाइस 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क for which a comprehensive strategy has been worked out jointly by the Minister of Education and National Council of Education, Research and Training। तो
Pilot project, also recently the pilot project of Bal Vatika 49 Kendriya Vidyalayas was also launched on October 2022 across the country. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लॉन्च करने की बात कही गई थी। और किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द 3 to 8 ईयर एज ग्रुप। ये एज ग्रुप याद रख जो टारगेट है वो याद रखना पड़ेगा हमें कि एज ग्रुप कौन सा है। इसमें लिया गया 3 to 8 ईयर्स। और जो 4 सेक्शंस लिए गए हैं वो हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। और द फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन द पंचकोशा कॉन्सेप्ट। इसका ये एक फैक्ट है याद करने के लिए कि जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो है पंचकोश। इसमें जो 5 पार्ट पंचकोश के, पंच मतलब 5, तो जो 5 पार्ट लिए गए हैं वो क्या हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और हिंदी में याद करेंगे तो शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और चैतसिक विकास। As articulated in NEP 2020, National Curriculum Framework for Foundational Stage uses play at the core of the conceptual, operational, and transactional approaches to curriculum organization, pedagogy, time and content recognition, content organization, and the overall experience of the child. तो प्ले वे मेथड में बेसिकली बच्चों को पढ़ाना है। जो एज ग्रुप है वो 3 to 8 ईयर्स है। जो फ्रेमवर्क लिए गए हैं वो टोटल 4 हैं। और जो कॉन्सेप्ट पे ये बेसिस है वो पंचकोश कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और रिकमेंडेशंस क्या हैं? मदर टंग विल बी द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। तो 8 ईयर्स तक बच्चे को उनकी मदर टंग में ही हमें पढ़ाना प्रेफर करना है। ओके, तो ये हो गया नेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।